हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड में 4 मार्च को साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा क्लास 10 साइंस के पेपर में। इस पेपर में मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, साथ में न्यूमेरिकल्स, मतलब सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको साइंस में कुछ नहीं आता और अगर आपने ये वीडियो देखकर चले गए, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आप 80+ जरूर लाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोगों को अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है जो भी आपके क्लासरूम में सबसे खास स्टूडेंट हैं, आपके जो भी सबसे खास फ्रेंड्स हैं उनके पास आप 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये क्लास 10 साइंस का 2025 बोर्ड एग्जाम का सबसे स्पेशल वीडियो है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा क्योंकि मैं आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में पढ़ा रहा हूं। इसमें आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। साइंस का पेपर आपका 70 नंबर का आता है, प्लस आपको 30 मार्क्स स्कूल से प्रैक्टिकल का मिल जाएगा। अगर आपने 70 में 65 भी ले आया, 60 भी ले आया, तो भी आपका 90+ ही रहेगा। ठीक है, तो 70 में 70 नंबर आप पक्का कर लो। 4 मार्च के पेपर के दिन आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, पहले आप देखो फिर नोट बाद में कर लेना। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले हम लोग जो आपका केमिस्ट्री है उससे है, जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझो। यहाँ क्या लिखा है, Zn मतलब जिंक, H2SO4 क्या मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, एंड गिव्स आउट आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2। तो इसमें आपको बताना है जो ये अभिक्रिया है ना, ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप कैसे जानोगे ये कौन सी अभिक्रिया है। देखो, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, आपका A+B यानी कि 2 प्रोडक्ट जुड़ेंगे तो AB यानी कि कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां तो 2 प्रोडक्ट जुड़ के कोई एक प्रोडक्ट नहीं बना है, तो ये हमारा संयोजन नहीं होगा। वियोजन का मतलब है 2, मतलब एक प्रोडक्ट टूट के क्या करेगा, 2 मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये भी हमारा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आता है द्विव विस्थापन। द्विव विस्थापन का मतलब होता है जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान, लेकिन दोनों आयनों का आदान प्रदान होगा। बट यहां हुआ क्या है, जो Zn है वो H2 को विस्थापित किया है। देखो ध्यान से, Zn क्या किया है, H2 को विस्थापित करके बाहर कर दिया है, और Zn जो है वो स्थान ले लिया SO4 का, यानी कि पहले H2SO4 था, अब क्या बन गया, ZnSO4, यानी कि पहले हाइड्रोजन सल्फेट था, फिर बन गया जिंक सल्फेट। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित हुआ है। लाइक जब क्लास में बैठते हो, एक सीट से आप दूसरे सीट पे जाते हो, तो वही विस्थापन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझो, अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, वो है पीएच स्केल। ठीक है, वो आपका 0 से स्टार्ट होगा और कितना जाएगा, 14 तक। ठीक है, जैसा एक पटरी होता है, स्केल होता है, उसी टाइप से होता है, और बीच में आपका एक 7 रहेगा। ठीक है, बीच में आपका क्या रहेगा, 7। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, जो आपका 0 से लेकर 7 होता है ना, वो एसिड होता है, मतलब ए होता है, एसिड। ठीक है, और जो 7 से लेकर 14 होता है वो क्या होता है, बेस होता है, यानी कि क्षार। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आखिर 0 से 7 तक हमारा एसिड है, 7 से 14 तक बेस है, तो फिर ये हमारा क्या है, 7 आपका होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना कोई स्वाद होगा, ना खट्टा होगा, ना मीठा होगा, ना कड़वा होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब 0 से 7 तक आपका खट्टा होगा, अम्ल होगा, 0 से और 7 से 14 तक क्षारीय होगा, कड़वा होगा। बट उदासीन जैसे आपका जल है, जलना ही, कोई स्वाद नहीं होता, तो वो 7 होता है, उदासीन होता है। तो अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगा, बताओ, 7 से कम। ठीक है, देखो ध्यान से, इससे नीचे 7 से कम हमारा अम्लीय विलयन हो जाएगा। अब आपसे यही क्वेश्चन चेंज कर दे, क्षारीय विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगा, तो क्या कहोगे, 7 से अधिक। उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू क्या होगा, तो 7। आप एक क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तब आप अच्छे मार्क्स लाओगे। ऐसा नहीं कि आप रट्टू तोता बनो, केवल रटो, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, समझोगे तो एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाओगे। ये देखो अगला क्वेश्चन, धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है।
अगर रासायनिक नाम बोर्ड एग्जाम में आ जाए, अब फिर आपसे पूछ ले रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब कैसे बताओगे? तो ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ। देखो, सोडियम क्लोराइड होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या फिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। देखो, ये है धामन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा। अब धोने वाला सोडे में क्या होता है? Na2CO3, ठीक है। अब इसमें धोने वाले सोडे में मतलब लाइक आप कपड़े धोते हो, आपकी जुड़ी धोते हो, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा लेना पड़ता है ना, तो उसमें आप 10 मॉलिक्यूल्स ले लो पानी का, 10H2O, ठीक है। मतलब पानी बहुत ज्यादा चाहिए ना धोने के लिए, तो यानी कि 10H2O ले लो, 10 गुना पानी, ठीक है। फिर आपको याद हो जाएगा वैसे भी। अब Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो चाहे आप ये याद कर लो, ये याद कर लो, दोनों याद हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप जल से अभिक्रिया कराते हो तो ये बहुत ही तेजी से जिप्सम में बदल जाता है। किसमें? जिप्सम में, ठीक है, जिप्सम में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, पेयजल जो पीने वाला जल है। तो अगला हमारा पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। देखो, इसमें आपका पहला CaCl2 एंड वी है फिटकरी। अब अगला ऑप्शन यहां हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। यहां देखो ध्यान से, बेकिंग सोडा या धामन सोडा, बेकिंग सोडा या धामन सोडा। देखो, यहां लिखा हुआ पेयजल, यानी कि पीने वाला जल को अगर आपको जीवाणु रहित करना है, जीवाणुओं को बाहर निकालना है, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? CaCl2, ठीक है। H2O आप लोग जानते हो, H2O पानी का सूत्र, ठीक है। पेयजल मतलब पानी, तो इसमें कितने O हैं? 1, और इसमें कितने हैं? 1। CaCl2, तो वैसे आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो कि यही होगा, ठीक है, फटकरी वगैरह नहीं होगा। अब CaCl2, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यार, 6 नंबर, ध्यान से देखो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एंटीमनी है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? अगर यही आपका क्वेश्चन आ जाए आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक, ठीक है, तो आप लोग क्या बताओगे? सेम ही है, चाहे आर्सेनिक हो या एंटीमनी हो, हमारा दोनों ही क्या है माय डियर स्टूडेंट? उपधातु है। क्या है? उपधातु, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जांपल्स याद कर लो, धातु के एग्जांपल्स, अधातु के एग्जांपल्स, उपधातु के एग्जांपल, मिश्र धातु, ताकि याद रहे, ठीक है, क्योंकि एंटीमनी और ये जो आर्सेनिक है ये उपधातु का एक एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो, निम्न में से कौन सी धातु हमने में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं का मतलब क्या है? एक आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी, और उसमें क्या है? जो हाइड्रोजन है वो बीच में है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो बीच में है, अब जितने भी नीचे वाले होंगे और जितने भी ऊपर वाले, ध्यान से समझो, ये क्या है? ये मिडिल में है, ठीक है, जैसे मिडिल फैमिली होता है। और ये क्या है? ये इनसे गरीब है, मतलब पुअर है, और ये क्या है? ये रिच है, मतलब अमीर है, ठीक है। अब देखो, ये जो है वैसे भी गरीब है, तो इनको इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वो ताकत में कम है, और ये क्या है? ये लड़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर वाले हैं ये हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, बट नीचे वाले नहीं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी याद करो, जितने भी हाइड्रोजन के नीचे हैं वो विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो Fe क्या करेगा? कर लेगा, क्योंकि ये ऊपर है, हमें नहीं वाला बताना है। Pt भी कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है सिंग, यानी कि कॉपर, Hg। तो भैया जो Cu है ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये क्या है? पुअर है, यानी कि नीचे है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक क्या है? पारा है, सीसा है, सोडियम है या लोहा है? कुचालक, तो मतलब इसमें से जो है वो क्या है? मतलब सीसा है, ठीक है, सीसा, सीसा जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, ध्यान रखना। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें ये है फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम, IUPAC नेम आपका 2 नंबर का जरूर आएगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान से समझना, IUPAC नेम को पढ़ना। अगला ए ऑप्शन है मेथेनॉल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है एथेनॉल या फिर हमारा एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन तो देख लिए, अब इसका जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो फॉर्मल्डिहाइड का आप लोग फार्मूला HCHO होता है। देखो ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, यहाँ कितने कार्बन है? ओनली 1, ठीक है, तो ये मेथ हो जाएगा, मेथ, और इसमें क्या जुड़ेगा? अल, यानी कि मेथेनल हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होगा मेथेनल, तो यहाँ नाल को हटा के नल कर दो, ठीक है। यहाँ
आप जो मेथेनॉल लिखा हुआ है ये नल कर दो, क्योंकि ये अगर नॉल कर दोगे तो ये अल्कोहल समूह का हो जाएगा और ये CH2 कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, इसको नॉल कर लेना, ये हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती मत करना वरना कहोगे सर बोर्ड एग्जाम में गलत हो गया, मेथेनल कर लेना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 है, एथेनिल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है? यूरिया देता है या ग्लूकोज देता है या सोडियम क्लोराइड देता है या हाइड्रोजन क्लोराइड देता है? यहां आप लोग ग्लूकोज को ग्लाइकॉल कर लेना, ठीक है। मतलब इसी ग्रुप का है, ग्लूकोज और ग्लाइकॉल एक ही ग्रुप के हैं, बट आप लोगों को यहां क्या करना है, ग्लाइकॉल कर लेना, क्योंकि एथिलीन जो है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करके ग्लाइकॉल ही देता है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लाइकॉल देखो, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा मतलब मिस प्रिंट मिल सकता है, तो अगर आपको वहां कोई भी टेंशन हो तो आप अपने क्लासरूम के टीचर से अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है। आपको वो बताएंगे अच्छे से, ओके। अगला क्वेश्चन अब आ जाओ ध्यान से कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2+H2O यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या क्लोरोफिल या फिर सूर्य का विकास या उपयुक्त सभी। तो देखो, जो स्वापोषी पोषण होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब स्वयं बनाने का मतलब इसको प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, जल भी इंपॉर्टेंट है एंड क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उपयुक्त सभी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 पे, जठर रस स्रावित करता है। जठर रस कहां से स्रावित होता है या स्रावित होता है? देखो, अग्नाशय से, छोटी आंत से, अमाशय से, बड़ी आंत से। तो ये जो स्रावित होता है वो अमाशय से स्रावित होता है, ठीक है। 12 में 12 क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो ध्यान रखना, जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, जो आगे का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क के ये जो अग्र मस्तिष्क होता है वो मेन होता है सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन, मुकुलन का जो एग्जाम्पल है, जब आप लोग मुकुलन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप लोग 2 एग्जाम्पल पढ़ोगे, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। तो ईस्ट और हाइड्रा में जो भी आए वो लगा देना, ठीक है, ईस्ट में। तो ये हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, अनुवांशिक जनक या अनुवांशिक विज्ञान के जनक है। अनुवांशिक विज्ञान, देखो जो अनुवांशिकी है इसके जो जनक है उन्होंने 3 नियम दिया था और वो नियम बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो ये ध्यान रखना, इनको तीनों नियम पढ़ लेना, तीनों नियम। देखो, पहला है H.J. मुलर, चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर वॉटसन। तो याद रखना, जो भैया ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं ये अनुवांशिक विज्ञान के जनक, और इनको जो 3 नियम थे वो पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अभिवन का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, तीनों तैयार होना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। और अगर क्रॉस पूछे तो एक संकर संकरण क्रॉस और द्विसंकर संकरण क्रॉस, ये 2 क्रॉस भी दिए थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। सबसे पहले आप ये समझो कि कुल गुणसूत्र कितना होता है। कुल होता है 46, ठीक है। 46 में जो होता है ये नर हो या मादा, लड़की हो या लड़का, इतना ही होगा, जिसमें से 44 गुणसूत्र बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, बिल्कुल सेम, नो चेंज है, ठीक है। ये क्या होता है? ऑटोसोम वाले, ठीक है, इसे कहते हैं ऑटोसोम। और केवल 2 लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है, 2। ये क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। मैं यहां लिख देता हूं, लिंग समझ जाना, गुणसूत्र, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? लड़के में क्या होता है? XY होता है, यानी कि नर, और मादा में XX, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये बहुत आता है कि नर में कौन सा होता है? XY और मादा में XX, ठीक है। बस एक चीज चेंज होता है, अगर ये Y अगर नर से मादा में ट्रांसफर होता है तो क्या होगा? लड़का। अगर ये X ट्रांसफर होता है तो क्या होगा? होने वाला संतान लड़की होगी। यहीं से निर्धारित होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है ना 23 होता है, ना 2 होता है, ना 20 होता है, ओनली 2 होता है, ठीक है, 2। ध्यान रखना, लिंग गुणसूत्र हमारा कितना होता है? यहाँ देख लो, 2 होता है, ठीक है। तो ये 2 वाला ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसमें मैंने आपको पूरा समझा दिया। कुल गुणसूत्र 46, ऑटोसोम 44, लिंग गुणसूत्र 2, नर में XY, मादा में XX। यहां से आपके 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताऊं समझ के पढ़ो, ठीक है। अगला निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, उसमें मैंने आपको सारा पार्ट समझाया है, ठीक है। अंडाशय को भी समझाया है, ये हमारा नर जनन तंत्र का भाग
नहीं है, मादा का है। और शुक्रवाहिका जो है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है, मादा का नहीं है। गर्भाशय भी हमारा जो है क्या है, मादा का है, ठीक है, जहां बच्चे होते हैं मतलब अंदर। फिर यह हमारा अंडवाहिनी, जिसके द्वारा अंड का मतलब वाहिनी होता है, रास्ता होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो शुक्रवाहिका है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नॉट फीमेल, ठीक है, यानी कि नर जनन तंत्र है। तो ये हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? जो डीएनए होता है माय डियर स्टूडेंट, उसके जो दोनों तंतुओं को, ये जो तंतु है ऐसे, एक ये तंतु है, एक ये है, ठीक है, ये ऐसे आपका डीएनए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके जो डीएनए के दोनों तंतु हैं, इसको आपस में कौन जोड़ता है? तो वो जो जोड़ता है, ध्यान रखना, वो हमारा जोड़ता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा सा आपको दो हाइड्रोजन बंध का ऑप्शन मिलेगा, आयनिक बंध नहीं, सहसंयोजी बंध नहीं, और इसको आप चेंज कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन बंध की जगह कोई भी बंध कर लो, कोई भी आप कर सकते हो। तो यहाँ आप कोई भी बंद कर लो, पेप्टाइड बंद, कार्बन बंद, कोई भी बंद कर लो, ठीक है। बट जो सही है वो हाइड्रोजन बंद। देखो आपका ध्यान जहां होना चाहिए, जो राइट ऑप्शन है, लाइक इज हाइड्रोजन बंद, स्नेप्स, शुक्रवाहिका, मेन जो आपका ध्यान उस पर होना चाहिए, ऑप्शन पे मत ध्यान दो। टाइम कम है, ट्रिक के साथ पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है, वरना पढ़ने वाले बहुत आगे निकल चुके हैं। अब देखो अगला 20 नंबर है, उद्यान मटर में जो अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी, ठीक है, एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी, ध्यान रखना। लंबे तने, झुर्रीदार, गोलबीज या फैली हुई फली। देखो प्रभावी अप्रभावी क्या होता है? देखो प्रभावी का मतलब होता है जो अच्छे होते हैं, जैसे लंबे जो है प्रभावी है, इसका अप्रभावी बौना, बौना मतलब अप्रभावी, ठीक है। तो ये नहीं है, ये प्रभावी है। गोल का गोल है तो ये नहीं, झुर्रीदार जो है ये अप्रभावी है, ये जो झुर्रीदार है, ठीक है। फैली हुई, एक होता है सिकुड़ी हुई। फैली हुई मतलब अच्छा है, सिकुड़ा हुआ मतलब बेकार है। तो प्रभावी का मतलब जो अच्छा होता है, अप्रभावी का मतलब उसका उल्टा, ठीक है। लंबा का बौना होगा, ठीक है, गोल का झुर्रीदार होगा, फैली हुई की सिकुड़ी हुई होगा। ऐसे आपके 7 लक्षण है, मेंडल ने दिया था, देख लेना। एक अवतल दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जब आप लोगों ने चिन्ह प्रपाटी पढ़ा होगा तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो अगर आपने F बराबर R/2 का फार्मूला लगा ही दिया है तो फिर फोकस दूरी निकल ही आएगा आपका। F बराबर R जो है वो 20 है, बटे में 2 बराबर हमारा F बराबर 10, बट -10 कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है। -10 क्या हो जाएगा? इसकी हमारी हो जाएगी फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा जो निरपित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक समतल दर्पण जो होता है वो बिल्कुल समतल होता है, ठीक है, तो इसलिए उसका जो मतलब प्रतिबिंब का आवर्धन होगा वो भी बिल्कुल अच्छा होगा, एक ही होगा, ना एक से अधिक होगा, ना कम होगा, ना इनफाइनाइट होगा, एक ही होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम किस रंग का होता है? लाल रंग, पीले रंग, हरे रंग या नीले रंग? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिज्म में जब 7 रंगों को गुजारा जाता है तो वहां से जो लाल रंग होता है उसका जो तरंग धैर्य होता है, ध्यान रखना, तरंग धैर्य वो सबसे ज्यादा होता है, और जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। तो यानी कि लाल का तरंग धैर्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम है, ठीक है, आप लोग देख लेना ध्यान से। तो ये हमारा लाल रंग जो होगा वो होगा सबसे कम प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण, जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? देखो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नहीं, परावर्तन के कारण नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखो जब वायुमंडल अपवर्तन की वायुमंडल में चेंज होता है ना तो तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, इनमें से कोई। तो जो हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकंड मात्रक है, ऐसा नहीं जान पाओगे, ध्यान से समझो। एम्पियर सेकंड, एम्पियर का मतलब क्या होता है? धारा, I इंटू टी, यानी कि सेकंड, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, तो Q बराबर I इंटू टी यानी कि ये क्या हो गया? Q का मतलब एम्पियर और सेकंड, तो आवेश हो जाएगा ना, Q का मतलब आवेश, चार्ज। नेक्स्ट आ जाओ 26 नंबर क्वेश्चन, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को एक स्थिर रखने पर परिपथ प्रतिरोध की 3 गुनी हो जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगा वो हमारा कितना होगा? 3 गुनी होगा, 1/4 होगा। देखो ध्यान से समझो, अगला ऑप्शन आ जाओ, 2 गुनी होगा, 1/3 होगा, तो वो जो होगा वो 1/3 होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है।
तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम होगा। क्या होगा? ओम। ठीक है, ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का। तो ये जो होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा का। किसका होगा? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ। बहुत आसान है ये ग्राफ, और ये बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। टेढ़ा हुआ तो गलत है, सीधा। ये हमारा बिल्कुल सीधा तो हो गया, बिल्कुल सीधा नहीं, सरल रेखा। बस देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझो, समझ के समझो। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय विद्युत दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो अगर आप एक गतिमान आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमारा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने समझा है 30 में 30 ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग समझेंगे और जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ध्यान से समझो, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको सारा करके ही आना है। ठीक है, दिखाना है आप लोगों को सरवण लेक्चर की पावर। यहां से हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में है माय डियर स्टूडेंट, वो कितने मार्क्स के आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेकर आपको जो है भौतिक विज्ञान में 12 नंबर का मिलेगा। ठीक है, रसायन विज्ञान में 8 नंबर का, फिर आपका जीव विज्ञान में 12 नंबर का, यानी कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 32 मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा आप ला सकते हो अगर केवल लघु उत्तरीय क्वेश्चन तैयार कर लो। ठीक है, तो सबका बाप है, ध्यान रखना। यहां पहला प्रश्न, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हो? देखो सबसे पहले आप यहां ही समझ लो, अभी आप लोग खुद बता दोगे। देखो ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोग सांस को अंदर लेते हो तो ये ऊष्माशोषी है, सांस को बाहर निकालते हो तो वह ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है प्लस ऊष्मा, मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना, प्लस ऊष्मा। ऊष्माशोषी का मतलब आप अंदर की तरफ खींचते हो तो यहाँ माइनस ऊष्मा। तो एक ट्रिक याद रखना, कहीं भी प्लस ऊष्मा लिखा हो ध्यान रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कहीं भी माइनस ऊष्मा लिखा हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये ध्यान रखना, बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर में आता है। तो यहाँ अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग ऊष्मा क्षेपीय दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। और जब आप किसी चीज को जलाते हो तो धुएं के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती रहती है। देखा होगा, गांव के हो तो देखे होंगे, शहर के भी लोग देखे होंगे। तो यहाँ देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बाहर या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आ जाओ मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल, उदाहरण में लाइकेज हमारा है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जो है वो कैसे दहन करता है वो आप लोग समझो। जैसे हम लोग लेते हैं, क्या ध्यान से समझो, मैं आपको एग्जाम्पल के ठीक नीचे समझाता हूं। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं मेथेन, यानी कि CH4 मेथेन, इसको हम लोग कह लेते हैं गैस की अवस्था में। ठीक है, CH4, और इसमें हम लोग लेते हैं क्या? 2O2, यानी कि ऑक्सीजन, ये भी हमारा गैस ही है। ठीक है, तो यहां हमारा मेथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो हमें जो मिलेगा वो ध्यान से समझो, वो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो हमारा C और O2 बन जाएगा, CO2। ठीक है, CO2 ये भी गैस की अवस्था में है, सभी को पता है, ये सब तो छोटी मोटी चीजें। अवस्था लिख दो, ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, बट और चीजें सही होना चाहिए। H2O, 2H2O कर लेना, क्योंकि हमें बैलेंस भी करना है। और प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा का मतलब क्या है? ऊष्मा क्षेपी प्लस ऊष्मा, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां मैं आपको बताता हूं, देखो यहां कार्बन कितने हैं? ओनली 1 है, और इधर भी ओनली 1 कार्बन है। ठीक है, बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर यहाँ आपका हाइड्रोजन 4 है, और इधर हाइड्रोजन 2 जा 4 है। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 जा 4, और यहाँ 2 और 2 4, बैलेंस है बिल्कुल, और ये हमारा रिएक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जो है या ऊष्मा
वो क्या होता है, अवशोषित होती है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत आसान है, लाइक आप ले सकते हो जब हम लोग N में यानी कि इधर हम लोग करते हैं थोड़ा सा, N2 में अगर हम O2 लेते हैं, N2 मतलब क्या है, आपका नाइट्रोजन है और इसमें हम लोग ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 2NO, बट इसमें हमारा माइनस ऊष्मा हो जाएगा। माइनस ऊष्मा का मतलब क्या है, इसमें ऊर्जा अंदर की ओर जाती है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे क्या है, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये आपका 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय, और ये जितने क्वेश्चन है ना लघु उत्तरीय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर जो मैंने अभी पढ़ाया है इन सब के बारे में जान गए ना तो बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखो आपका ये जो है माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग देख सकते हो 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है, 2019 में भी, 2020 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। मतलब हर साल आया हुआ है, ठीक है। अब 2024 में नहीं तो 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, तो ध्यान से समझ लो, ठीक है, वरना बाद में पछताओगे। जो आपके कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो होते हैं। पहला आप लोग पहला चैप्टर में पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लेकिन आपको कार्बनिक यौगिक वाला जो कार्बनिक रसायन होता है, एक अकार्बनिक होता है, कार्बनिक होता है, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन वाला आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। देखो सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं, जो आप लोगों का प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु का, ध्यान से समझो, कोई भी कार्बनिक अणु है उसका क्या होता है, एक या एक से अधिक, एक हो या एक से अधिक, ठीक है। जैसे आपका एक है H, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या फिर कुछ भी है, एक है या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सेम वही है जैसे आप लोग कोई भी एक, जैसे आप लोगों का देखो एक हो, चाहे एक स्टूडेंट हो या एक से अधिक हो, ठीक है, उसको क्या किया गया, एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफर किया गया। वैसे यहां भी है, सेम समझो कि एक हो या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह को अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादा डिटेल में मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब आपका पेपर नजदीक है और हर एक चीज मैं आपको बहुत आसान परिभाषा में लिखा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक की भाषा में 2-3 पेज में लिखा हूं, बहुत आसान है अगर आप समझो तो। यहां मैंने लिया है CH4 मेथेन, सभी को पता है प्राकृतिक गैस यानी कि मेथेन है, ठीक है। अब हमने लिया CH4 में हमने Cl2 ऐड कर दिया यानी कि क्लोरीन। अगर नाम ना पता हो तो मैं लिख भी देता हूं। देखो यहां जो आप लोगों का है ये मेथेन है, Cl2 तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा क्लोरीन है, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, इधर देखो ध्यान से, जब हम लोग इसको अभिक्रिया कराएंगे धूप में, आप लोगों को यहाँ जो उत्प्रेरक है वो धूप है यानी कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो यहां हमें मिलेगा क्या, यहां से CH3 ले लो। अगर आपने यहां से CH3 लिया तो हमारा H एक बचा है, ठीक है। अभी इसमें एक H बचा है, यहां से एक Cl ले लो, CH3Cl और प्लस हमारा H और यहां भी एक Cl बचा हुआ है, Cl बस। और ये हमें क्या मिला है, मेन यही है, ये हमें मिला है Cl से क्लोरो और CH3 से मेथेन, क्लोरोमेथेन, और ये तो आपका अम्ल है ही, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। अब यहां कहोगे सर कैसे प्रतिस्थापन हुआ, देखो हुआ कि नहीं, देखो यहां से CH4 है, ठीक है, यहां क्या हुआ, इधर आते ही CH3 हो गया, मतलब यहां से एक Cl यहां, मतलब Cl इधर आ गया और यहां जुड़ गया। अब यहां से एक H इधर आ गया, ये यहां जुड़ गया, तो मतलब प्रतिस्थापन हुआ ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बस यही है। अगला आ जाओ, ये हमारा बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसका नाम लिखिए, बताइए या कौन सा कार्य करता है। बहुत बार आया हुआ है, 2019 यहां देख सकते हो आया हुआ है और भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। उत्तर देखो मैं आपको बता देता हूं कितनी बार आया हुआ है।
ये जो आपका बोर्ड एग्जाम में देखो ये प्लस तो एनसीईआरटी का है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। एंड हमारा 2018 में आया हुआ है, ठीक है, 2019 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, ठीक है, तो 2023 में भी आया हुआ है, मतलब हर साल आया हुआ है। बस एक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस वीडियो में वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले हम समझते हैं है क्या पाचक रस। तो पाचक रस जो है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचक रस जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं, एक एक को हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला हमारा लार। देखो जब आप खाना को खाते हो ना तो वो जो लार है ना वही मिलकर आपके खाने को एक लुगदी टाइप का बना देता है। जैसे देखो लार जो है भोजन को निगलने में सहायता होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो मंड को शर्करा में बदल देता है, ठीक है, शर्करा में बदल देता है। देखो अब हमारा ये पहला हो गया। दूसरा देखो जठर रस, ये भी एक रस है, एंजाइम है, ठीक है। जठर रस क्या करता है? जठर रस जो है जठर ग्रंथियों से, जो जठर ग्रंथि होता है से जठर रस निकलता है, ठीक है। जो जठर हमारा ग्रंथियां होती हैं वहां से जठर रस निकलता था। जो जठर रस में HCl पाया जाता है जो अम्लीय होता है, पेप्सिन पाया जाता है तथा रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। HCl क्या करता है? अम्ल है तो अम्लीय माध्यम बनाएगा, तो ये जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है या अम्लीय करता है तथा भोजन को, जो कठोर भोजन उसको गलाकर अच्छा बनाता है, ठीक है, गला देता है। जैसे बहुत सारे लोग पत्थर वगैरह निकल लेते हैं, अगर ऐसे पेट में रहे तो खरा मतलब पेट में दिक्कत करेगा, बट ये जो HCl है उसको गला देता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन्स पर क्रियाशील होता है और जो प्रोटीन्स है उसको पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ठीक है, तो ये हमारा हो गया जठर रस। अगला देखो रस है पित्त रस, अग्नाशयिक रस या पित्त रस, ठीक है। अग्नाशयिक तथा पित्त रस दोनों है, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग है थोड़ा सा क्योंकि भाई 4 नंबर का आता है। गिरहणी में अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयिक रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस, ठीक है, आकर मिलते हैं। और पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखना, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये पाचन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्योंकि यह भोजन के माध्यम को जो अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है, ये अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, इसके जो पार्ट्स हैं वो ट्रिप्सिन पहला इसका पार्ट है। देखो यह भोजन के प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स आदि पर क्रियाशील करता है, ठीक है, क्रिया करता है। और यह अग्नाशयिक रस में जो है प्रोस्टोजोन्स के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, लाइपेज को समझ लो। लाइपेज क्या है? यह भोजन की वसा पर क्रिया कर उसे वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। और हमारा फिर है एमाइलैप्सिन या फिर एमाइलेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा समझ लो। यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया कर उसे मल्टोज एवं शर्करा के रूप में बदलता है, ठीक है। बस अब छोटी याद यानी कि आंत रस के बारे में समझ लो। इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं और आंत रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टेज, इरेप्सिन, यही सब क्रिया करते हैं। अब देखो 4 नंबर के लिए इतना बड़ा बहुत है, यहां से मैंने शुरू किया है, और भी है, यहां से मैंने शुरू किया है। 2 पेज में लगभग आप वहां लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन, मानव में विसरण के रूप में जो विसरण होता है, मानव का जो विसरण होता है का क्या कार्य है? या मानव के विसरण के कार्यों का उल्लेख करो। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। नर जो होता है उसमें प्राथमिक जनन अंग जो है अंडाकार आकृति का विसरण होता है। नर में एक जोड़ी विसरण उदर गुहा के जो है बाहर छोटे अंडनुमा मांसाल रचना में पाया जाता है या में रहते हैं, जिसे विसरण कोष कहते हैं। विसरण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पत्ति होती है और विसरण कोष शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। ये क्या होता है? जो हमारे अंदर शुक्राणु है ना, शुक्राणु जिसके द्वारा बच्चे का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो जो होता है उसके निर्माण में उचित ताप प्रदान करता है, ठीक है। अब आता है हमारा एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 5वां क्वेश्चन, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट है, आ जाओ हम लोग समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आपका जो भी दे रखा है वो ध्यान से लिख लो जो दिया है, ठीक है। हल आप लोग समझो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो हल में क्या है, जो हमें दिया है वो क्या क्या दिया है। देखो दिया है
दिया है, क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर -15, क्योंकि हमें जो फोकस दूरी अवतल दर्पण की होगी वो माइनस में होगा, -15 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब जो इसका आवर्धन होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो एम जो होगा, एम वैसे तो आवर्धन हमें दे रखा कितना, आवर्धन m बराबर हमें 5 दे रखा है, लेकिन हमारा जो इसका होगा वो क्योंकि हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है तो माइनस होगा, ठीक है। तो यानी कि आवर्धन m बराबर जो होगा वो बराबर होगा -v/u, ठीक है, -v/u। अब आवर्धन हमारा -5 हो जाएगा, बराबर -v/u। अगर हम यहां से v देखें तो बराबर हो जाएगा 5u, प्लस में होगा, ध्यान रखना क्योंकि माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, ठीक है। बस तो यहां से v हमें मिल गया, f भी मिल गया। अब आप लोग डायरेक्ट सूत्र लगा दो, सूत्र लगाओ, सूत्र तो पता होगा ना दर्पण का, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, यही तो सूत्र है। याद है कि नहीं याद है? याद तो होगा ही, ठीक है। अब 1/f कितना है, 1/f कितना है, -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v 5u प्लस 1/u, ठीक है। यहां से हमारा देखो ध्यान से, ये हमारा 1/15 है माइनस बराबर, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आप लोग एलसीएम ले लो, ध्यान से समझो, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5u, ठीक है। तो 5u का 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस u का 5 बार ले जाओगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमारा हो जाएगा -1/15 बराबर, यहां से हो जाएगा कितना, यहां से 5 and 1 6 बटे में 5u, ठीक है। यहां से हो जाएगा -5u और यहां से हो जाएगा 90। अब यहां से u बराबर -90 बटे में 5, यहां से क्या मिलेगा, 18 पंचे 90 -18 सेंटीमीटर। जो u मिला है ना वो -18 सेंटीमीटर मिला है, कितना, -18, ठीक है। ये हमें मिला है -18 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग यहां से हमें u मिला है, अगर v की बात करें तथा v की बात करें तो वो हमारा माइनस जो आप लोगों का है v जो है वो 5u के बराबर है ना, प्लस 5u यानी कि 5 गुना, ठीक है, 5 गुना के बराबर है। तो यहां से हमारा हो जाएगा 5 × -18 बराबर हो जाएगा हमारा v जो हो जाएगा वो -90 सेंटीमीटर, -90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से v हमें -90 सेंटीमीटर मिला है, u जो मिला है वो हमें कितना मिला हुआ है, -18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अतः आप लोगों को पता है, ध्यान से समझो, लास्ट में आप लोग लिख देना कि जो वस्तु है दर्पण के सामने, वस्तु जो है दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, ठीक है। इतनी दूरी पर रखोगे तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। बस तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझ लो, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहां हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन है, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, ठीक है। आवश्यक परिपथ बनाकर आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा फ्यूज का विद्युत परिपथ में क्या कार्य है, उत्तर समझो।
बहुत ही जल्दी जल्दी समझो, ठीक है। विद्युत प्रतिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं अथवा विद्युत के बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, तब परिपथ का जो विद्युत प्रतिरोध एकदम गिर जाता है तथा परिपथ में बहुत धारा बहती है। इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी बहुत अधिक धारा आ जाती है, जिससे उपकरण जल सकता है। इस प्रकार के उपकरण या इस प्रकार के खतरे से बचने के लिए विभिन्न परिपथ की वायरिंग में फ्यूज लगाए जाते हैं। जैसे ये है, एल है, एन है और फ्यूज है और यहाँ वितरण बॉक्स है। अब प्रत्येक फ्यूज तार में अधिकतम धारा वहन करने की एक क्षमता होती है। जब धारा इस स्थिति या एक निश्चित परिणाम से अधिक होती है तो फ्यूज तार जो है गल जाता है और विद्युत परिपथ जो है वो टूट जाता है, और जिससे क्षति होने से बच जाती है, ठीक है। जिससे जो क्षति है वो बच जाती है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जितना क्वेश्चन समझा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय धातु को आपको समझाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे भी बहुत अच्छे से। देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिससे धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इस विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो, सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता, देखो पहला है पोटेशियम, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर Fe आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर Hg यानी कि हमारा मरकरी है, फिर हमारा यहाँ Ag यानी कि सिल्वर है, फिर Au यानी कि गोल्ड है। अब आ जाओ, इसको कैसे समझेंगे? बस एक तीर बना दो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ तीर, ठीक है, और बस हो गया समझो। सबसे ऊपर क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। फिर बीच में क्या है? घटती अभिक्रियाशीलता, और सबसे नीचे क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील, जो सबसे नीचे होंगे। बस यही है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है। बस हो गया, ऐसे आप सारा तैयार कर लो ये पूरा, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा। अनुप्रयोग समझ लो। पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। तुलना का मतलब जैसे हम लोगों ने लिया पोटेशियम, फिर Na ले लिया, फिर हमने ले लिया Mg। अब आपसे पूछे इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो पोटेशियम, सबसे कम नीचे मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे हम तुलना कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं में अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र किसे कहते हैं और पाचन तंत्र के सभी भागों का वर्णन करो। मैं आपको जो फिगर है यानी कि चित्र है उसको नहीं समझाऊंगा, वो आप लोग देख लेना, बुक बगल में रख लो, ठीक है, बगल में बुक रखो और मैं आपको सारा भाग समझाता हूं। पाचन तंत्र क्या होता है? संयुक्त अघुलनशील भोज्य कणों को घुलनशील, सरल घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। यहां आप लोग चित्र बनाना है, ध्यान से समझ लो, बुक में से देख के चित्र बना लो, मैंने बनवाना भी सिखाया, सर्च कर लो पाचन तंत्र कैसे बनाई, 22 सरमन लेक्चर मिल जाएगा। इसमें पहला भाग है मुख तथा मुख गुहा। मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें निकलने वाला लार जो है भोजन को निगलने में सहायता करता है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम व शर्करा में बदल देता है, ठीक है। ग्रसिका, निगल द्वार से भोजन ग्रसिका में आ जाता है और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है, ठीक, ग्रास नली से डायरेक्ट अमाशय में, और अमाशय में फिर अमाशय में क्या होता है? अमाशय में भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथ पाया जाता है। जठर नामक ग्रंथ जो है से जठर नामक रस निकलता है। जठर रस जो है HCl, पेप्सिन तथा रेनिन, ठीक है, पाया जाता है। HCl, पेप्सिन तथा रेनिन। HCl जो है भोजन के अम्लीय बनाता है तथा पेप्सिन जो है प्रोटीन्स पर क्रियाशील है, और प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में रेनिन जो है दूध को फाड़कर उसमें घुलनशील कैल्शियम को अलग कर देती है, ठीक है। HCl क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन्स पर क्रियाशील है, प्रोटीन्स को पेप्टोइड्स में बदलता है, और जो रेनिन है वो दूध को फाड़कर कैसीन को अलग करता है। छोटी आंत, अमाशय से भोजन जो है ग्रहणी या छोटी आंत में जाता है,
गृहिणी में से छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है तथा अवशोषण तथा भोजन का जल तथा भोजन ही बचता है। जो अवशोषण जो खराब पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत में आता है। यह लगभग आहार नली का अंतिम भाग है। यह लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 मीटर चौड़ी लंबी नली होती है। इस भाग में पचे हुए भोजन का तथा अवशोषण जल का अवशोषण होता है और अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र तथा उनके प्रमुख भागों का वर्णन करो। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना कितना द्वारा समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब तैयार करो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन आपको करना है SW में लॉन्ग। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन करो। सब पढ़ाया गया है। और एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा का पैटर्न बनाइए। तो ये आज का हमारा वीडियो। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाया, लघु उत्तरीय भी समझाया, दीर्घ उत्तरीय भी समझाया। सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। न्यूमेरिकल भी 1-2 जो भी हो सका है समझा दिया है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल का तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट कौन सी क्लास चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की, वो कमेंट कर देना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।